हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटोलाइट। निम्न में से उपधातु नहीं है। सिलिकॉन, बोरॉन, पोलोनियम, बिस्मथ। तो इसमें से कौन सा उपधातु नहीं है बताना। सारे के सारे उपधातु एक को छोड़कर, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिस्मथ, जो कि उपधातु नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में बताना है कि स्कैंडियम इज ऑल्सो नोन एज। स्कैंडियम को डैश नाम से भी जाना जाता है। इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम, डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है इका बोरॉन। इका बोरॉन को ही हम क्या कहते हैं? स्कैंडियम कहते हैं। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बताना है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? एटॉमिक न्यूक्लियस, परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। यानी कि हमें इसमें ये बताना है कि रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमें कौन सी जानकारी मिलती है? एटॉमिक न्यूक्लियस की जानकारी मिलती है, इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिलती है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की जानकारी मिलती है। तो इससे हमें क्या मिलता है? रदरफोर्ड के जो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट था उससे हमें परमाणु केंद्रक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन। उसमें बताना है कि रदरफोर्ड्स मॉडल हैज फेल्ड टू एक्सप्लेन। रदरफोर्ड का मॉडल निम्न में से किसकी व्याख्या करने में असफल रहा? एटॉमिक न्यूक्लियस यानी कि परमाणु केंद्रक, स्टेबिलिटी ऑफ एटम यानी कि परमाणु स्थिरता, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गति। ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसमें बताना है कि यार रदरफोर्ड के जो मॉडल है उसने किसकी व्याख्या नहीं की, किसके बारे में नहीं बताया। तो इसका करेक्ट आंसर है परमाणु की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती हमें। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या होता है, रदरफोर्ड के मॉडल से हमें एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पता चलता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है, लेकिन स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी पता नहीं चलता है। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखना है। इसमें बताना है निम्न में से सुमेलित नहीं है। फाइंड ऑड मैन आउट। इसमें से कौन सा चीज़ मैच नहीं होती, कौन सी चीज़ मेल नहीं खाती है, वो बताना है। तो इसमें कुछ दिया है। प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट, क्रिस्टलाइजेशन, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड, क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, सब्लिमेशन। नमक का शुद्धिकरण के लिए क्रिस्टलाइजेशन, दूध से क्रीम का पृथक्करण अपकेंद्रक, ड्रग से खून का पृथक क्रोमेटोग्राफी, तेल का जल से पृथक ऊर्ध्वपातन। यानी कि क्या कर रहे हैं हम? नमक को किस मेथड से हम क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। तो उसके बारे में दिया है क्रिस्टलाइजेशन। दूध को क्रीम से अलग करने के लिए हम उपकेंद्रक का यूज़ करते हैं, या फिर ड्रग्स खून में से ड्रग निकालने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं, या फिर तेल और पानी को अलग करने के लिए हम क्या ऊर्ध्वपातन का यूज़ करते हैं, यह हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। इसमें क्या करते हैं हम क्या करते हैं? तेल और पानी को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? घनता का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तेल की घनता और पानी की घनता अलग होती है। और उस घनता के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? डेंसिटी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? तेल और पानी की जो डेंसिटी है उनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उनको अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सब्लिमेशन का यानी कि ऊर्ध्वपातन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में बताना है। इसमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर मैक्सिमम। कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम किस में होती है, ये बताना है। पहला है ठोस यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठोस, द्रव, गैस या सभी में ये होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, गैस में कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं?
ट्रैवल कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी ये कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो ये होता है, उनमें जो बॉन्डिंग होता है यानी कि फोर्स होता है वो कम होता है। तो इसके लिए क्या होती है उसमें की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा उसका? ऑप्शन सी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखना है, इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। निम्न में से कौन बाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता? सरफेस एरिया यानी कि सतह का क्षेत्र, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, डी नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो बाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है? तो देखो इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया प्रभावित करता है, टेम्परेचर भी प्रभावित करता है और ह्यूमिडिटी भी प्रभावित करता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। सारे के सारे क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, बाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को सारे के सारे पैरामीटर प्रभावित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उसके बाद में यहाँ पर इसमें ये एक टेबल दिया है, टेबल के आधार पर हमें क्या करना है, कुछ आपको मोलर द्रव्यमान एटॉमिक मास के आधार पर कैसा कैलकुलेट करते हैं वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो इसके लिए क्या होना चाहिए, मोलर द्रव्यमान यानी कि मोलर मास जब भी आप कैलकुलेट करोगे, इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एटॉमिक मास। कोई भी एटम है यानी कि मॉलिक्यूल है, उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, यानी कि एक अणु में कितने परमाणु की संख्या है, ये पता होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हीलियम में क्या होता है, हीलियम के एक मॉलिक्यूल में एक एटम होता है, नाइट्रोजन के इसमें दो एटम होते हैं, सोडियम के इसमें एक ही होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं, दो एटम मिलकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, यानी परमाणु एक अणु बनता है। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पता होना चाहिए कि कितने एक मॉलिक्यूल में कितने एटम मौजूद है, ये पता होना चाहिए। उसके साथ ही साथ में हम एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास है 4, नाइट्रोजन का है 14, फिर सोडियम का है 23 और ऑक्सीजन का कितना है 16। अब क्या करेंगे, हम एटॉमिक मास को क्या करेंगे, जितने एटम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक अणु में जितने भी परमाणु की संख्या होंगी, उससे क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मास को यानी कि परमाणु द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, 4 को 1 आइटम से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 4 क्या है, एटॉमिक मास है, और 1 क्या है, 1 एटम है, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो मोलर मास कितना मिल गया, 4 मिल गया। उसी तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एटॉमिक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 14, और कितने हैं, एक नाइट्रोजन के एक अणु में कितने दो परमाणु की संख्या है, इसलिए हमने क्या करा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर कितना मिल गया, 28 मिल गया। उसी तरह से सोडियम में क्या है, सोडियम के एक मॉलिक्यूल में एक एटम मौजूद है, इसलिए उसका एटॉमिक मास और मोलर मास सेम है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, आपको तो पता चल रहा होगा कि अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या होता है, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है, तो यहाँ पर जो उसका मोलर मास है वो कितना है 32, क्योंकि इसको हमने क्या किया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इस यहाँ पर कितना बन गया, 32 बन गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं, किसके आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर, और कितने एक अणु में कितने परमाणु की संख्या मौजूद है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी तरफ का मोलर मास निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, बताना है, यानी कि जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना है ये बताना है। तो ये कि न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल है, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं कुछ आपको 2 मिनट दे देता हूँ, तब तक आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर निकालिए। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए,
मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला पता चाहिए, यानी कि आणविक द्रव्यमान का जो सूत्र है जो सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए। उसके आधार पर आप इसका ये निकाल सकते हैं, H2O का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो तब तक आप ये उदाहरण कीजिए। कितना आता है इसका आपको आंसर बताना है। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2 इज, जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान डैश है 16U, यानी कि 16U, 8U, 9U, 18U। कितना है हमें बताना इसमें। तो इसका आंसर देखते हैं हम, यानी कि इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो इसका आंसर है 18U है। तो इसके लिए क्या पता चाहिए आपको सबसे पहले पता चाहिए एटॉमिक मास पता चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता चाहिए। जैसा कि यहाँ पर दिख रहे हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1U, ऑक्सीजन का 16U एटॉमिक मास। तो फिर उसके बाद में क्या चाहिए हमको, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है H2O। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। तो 2 इंटू 1 करेंगे हम, क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन इंटू 1 एटॉमिक मास, उसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 इंटू 16 जो है वो कितना है, क्या है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम एक ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और उसकी एडिशन करेंगे। यानी कि इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम, कितना मॉलिक्यूल यूज हुए हैं और उनका एटॉमिक मास कितना है, उनका पूरा सम करेंगे। तो हमें कितना मिलता है 18U मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18U। ठीक है, तो ये इंग्लिश में दिया है और जिनको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 1U है। ठीक है, एटॉमिक यूनिट यानी कि U। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16U। और जब हम क्या करेंगे, दोनों परमाणु को जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन हमें वाटर मिलेगा, यानी कि जल मिलेगा। और जल का फार्मूला है H2O, यानी कि इसमें क्या है 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबके मॉलिक्यूलर जो एटॉमिक मास है यानी परमाणु द्रव्यमान है उसको मिलाकर हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल यानी कि परमाणु बनेगा। तो यहाँ पर हमने उसको बनाया 2 की 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 हाइड्रोजन आइटम है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने 1 ऑक्सीजन लिया, 2 हाइड्रोजन लिया और उनके एटॉमिक मास से उनको मल्टीप्लाई किया और उनकी क्या किया, उनको मिलाया। तो कितना मिल गया हमें 18U मिल गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 18U। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक न्यूमेरिकल है। इसमें भी बताना है कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, जो हीलियम का एटम होता है उसके 52 ग्राम के हीलियम के जो आइटम है उसमें कितने मोल्स मौजूद होंगे वो हमें बताना है। 50 ग्राम ऑफ हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे ये हमें बताना है। तो इसमें दिया ऑप्शन में 13 दिया है, 26 दिया है, 52 दिया है, 6.5 दिया है। तो आपको ये बताना है कि कितना होगा। तो इसके लिए भी आपको क्या पता चाहिए, हीलियम का एटॉमिक मास पता चाहिए, यानी हीलियम का परमाणु द्रव्यमान पता चाहिए। और उसके आधार पर आप क्या कर सकते, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल की संख्या है वो निकाल सकते हैं। तो आप इसको निकालिए, मैं आपको कुछ एक मिनट देता हूँ, तब तक आप सॉल्व कीजिए। तो इसमें क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स कितने मौजूद होंगे। तो यहाँ पर हीलियम का
जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है। और 4 का इस्तेमाल करके आपको निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल का यहाँ पर आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, और उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसका सॉल्यूशन निकाला होगा। देखो इसका आंसर है 13। तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या कैलकुलेट किया है। तो देखो यहाँ पर एटॉमिक मास पता होना चाहिए हीलियम का, जो कि कितना है 4u है। और जब हम एटॉमिक मास को मोलर मास में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना आता है, 4 ग्राम आता है। ठीक है, जितना एटॉमिक मास होगा उतना उसका मोलर मास ग्राम में हम लेंगे। तो ये कितना होगा 4g हो गया। अब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फार्मूला है, उसका है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। गिवन मास कितना है 52 है गिवन मास, और मोलार मास 4 है, यानी कि मोलार मास जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से है। तो इसके लिए आपको एटॉमिक मास होना पता चाहिए, और एटॉमिक मास का आप क्या कर देंगे, उसका मोलार मास में रूपांतर कर देंगे, उसका कन्वर्जन कर देंगे, और कन्वर्जन करने के बाद में आप क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसके लिए साथ ही साथ में ये हिंदी वालों के लिए भी इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो वो भी बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हीलियम का परमाणु द्रव्यमान दिया है, जो कि कितना है 4u है। जैसे कि हमें पता है कि द्रव्यमान कितना होता है इसका, हीलियम का 4 होता है 4u। तो उसका हमने क्या कर दिया, मोलार द्रव्यमान में रूपांतर कर दिया, उसमें कन्वर्जन कर दिया। तो कितना मिला, वो 4g मिला। 4g मिला मतलब जितना उसका एटॉमिक द्रव्यमान होगा उतना ही इसका मोलर मास होगा। हीलियम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको ये सूत्र का यूज़ करना पड़ेगा, ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है, दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलार द्रव्यमान। तो इससे हम क्या करते हैं, हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 52 है, उसके बाद में मोलार द्रव्यमान है जो कि 4 है। तो हम डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा, आंसर 13 मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 13। तो आपको, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बताना है कि एटॉमिक क्लोराइड एंड साल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का पृथक्करण डैश द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पहला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन यानी कि प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, इनमें से कौन सी इसका इस्तेमाल करेंगे, और अमोनियम क्लोराइड और नमक को अलग करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से क्या कर सकते हैं हम, अमोनियम क्लोराइड हवा में यह हो जाएगा, मिल जाएगा, और बचा कौन सा रह जाएगा, नमक रह जाएगा। तो ये हो गया सब्लिमेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उसके बाद में बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट हो न्यूमेरिकल, खास करके न्यूमेरिकल में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।